हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर देंगे और बताएंगे कैसे हैं आप लोग। और आप सभी ये भी जानते हैं कि हम लोग आते के साथ ही रिवीजन करते हैं। रिवीजन। ओके। रिवीजन के कुछ प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं और आप सभी से आंसर चाहूंगा इन सभी प्रश्नों के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने। किसने अंग्रेजों की तुलना अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी? मधुमक्खी से की थी। मधुमक्खी से। ठीक है। फर्स्ट। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न। काल कोठरी त्रासदी। क्या बताएंगे? काल कोठरी त्रासदी। त्रासदी कब घटित हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी। प्लासी नामक स्थान नामक स्थान कहाँ है? प्लासी नामक स्थान कहाँ है? अगला प्रश्न। एक प्रश्न और निकालते हैं। बहुत अच्छे। हम्म, एक प्रश्न और पूछा जाए। मैं सोच रहा हूं आपको थोड़ा सा फंसाने की, थोड़ा सा समझाने की, लेकिन आप फंसने वाले तो हो नहीं फिर भी। ओके। चले। प्लासी के युद्ध में युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति अंग्रेज सेनापति कौन था? जी। एक दो तीन चार करके क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। और आपको ऐसे हमेशा भाग लेना चाहिए चीजों में। बहुत बढ़िया। किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो वो व्यक्ति था अलीवर्दी खां। अली वर्दी खां। ओके। क्लियर है। कालकोठरी त्रासदी आप जानते हैं कब? 20 जून 1756 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी। प्लासी नामक स्थान कहां पड़ता है आप जानते हैं? वेस्ट बंगाल में। ओके। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? क्लाइव। क्लाइव। सॉरी, सेनापति कौन था? क्लाइव था। डन। यहां से एक चीज साबित होती है कि चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो चीजें होती हैं। और मुझे प्राउड फील इसलिए हो रहा है कि सभी साथियों ने चारों क्वेश्चनों का आंसर दिया है। ठीक है। मैं कह सकता हूं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसे करा देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं कहा 1857 क्रांति की तरफ। तो जो टॉपिक था वो क्या था?
ये था भैया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या बताएंगे? बक्सर वॉर। बक्सर वॉर, ठीक है। बक्सर वॉर, ठीक है। चलिए बक्सर के युद्ध के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले प्यारे दोस्त, पूछा जाए आपसे तो आपको सबसे पहले एक चीज का जवाब देना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आप बता सकते हैं कि भैया बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। कब बताएंगे कि भैया 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर वॉर हुआ था, ठीक है। डन है, एक बार सभी साथी बताएंगे। क्लियर? जी। किस किस के मध्य हुआ था, ये चीज भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। अब आपसे पूछे कि भैया ये किस किस के मध्य हुआ था, तो बड़े प्यार से बताना, धैर्य के साथ में बताना कि भैया एक तरफ कौन था? मीर कासिम था। मीर कासिम, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं इस बार आपको। मीर कासिम था। तो मीर कासिम के साथ में कौन कौन था? एक तो अवध का नवाब था भैया, अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन था? आप बताएंगे सुजाउद्दौला। ओके। और एक व्यक्ति और था, वो था मुगल बादशाह। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। डन है, मुगल बादशाह। और ये मुगल बादशाह कौन था भैया? ये मुगल बादशाह, ये मुगल बादशाह था आपका शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। और इन सब के साथ में जो अंग्रेज सेनापति था वो कौन था? वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर, हेक्टर मुनरो। क्या आप बता सकते हैं इसमें किसकी जीत हुई? हेक्टर मुनरो की या फिर यहां पर मीर कासिम की? तो यहां अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति, सेनापति, अंग्रेज सेनापति। एक बार सभी साथी बताएंगे। गुड। जी। किसकी जीत हुई? मैडम ये क्लास कब तक और चलेगी? जब तक आप कहो। बताएंगे। किसकी जीत हुई भैया? यहां पर अंग्रेजों की जीत हुई, यानी कि हेक्टर मुनरो की। देखिएगा, यह युद्ध, युद्ध अंग्रेजों की, अंग्रेजों की श्रेष्ठता का प्रतीक था। श्रेष्ठता का प्रतीक था, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है भैया। यहां पर मैं लिख देता हूं, जीत अंग्रेजों की हो चुकी है। अब अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेज अब इस समय लूट खसोट करने लग जाएंगे। अब यहां पर आतंक मचाएंगे। क्या करेंगे भैया? ये आतंक मचाएंगे। सबसे डिटेल चैप्टर जहां से प्रश्न आना ही आना है। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? अब हम बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, क्रांति। ओके। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857।
रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ओके जी, 1857 क्रांति की तरफ एक बार बताएंगे। मैं जानना चाहता हूं भैया। चलें, 1857 क्रांति आपने शायद पहले पढ़ी होगी। जिन चीजों को डिटेल में पढ़ाना चाहिए उन्हें मैं डिटेल में ही कराऊंगा। 1857 क्रांति आप सभी को डिटेल में पढ़नी चाहिए। ये इसलिए भी क्योंकि आप भारतीय हैं, ना कि इसलिए आप होमगार्ड बनने जा रहे हैं। ठीक है, और होमगार्ड क्या हो सकता है, मैं आपको एक छोटी सी पावर बता दूं। आप अपने गांव में रहेंगे, अपने शहर में रहेंगे, अपने घर रहेंगे, घर का खाना खाएंगे, दूध घी दही बढ़िया मारना, बढ़िया जिम वगैरह करना, एक गाड़ी लेना टॉप क्लास की, और उससे अपने ऑफिस जाया करना। ठीक है ना। होमगार्ड की पावर क्या है मैं बता दूं कि होमगार्ड की पावर यह है, यदि होमगार्ड ने अपना डंडा दिया ना, कोई बड़ा सा बड़ा मंत्री भी क्यों ना है, तो उसे रुकना पड़ेगा और अपनी चेकिंग करानी पड़ेगी, तलाशी देनी पड़ेगी। समझे। चलिए, 1857 क्रांति का सबसे पहला जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह। क्या आप बता सकते हैं 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? आप सभी साथियों से जानना चाहता हूं। इस पूरे संघर्ष में भारतीय सैनिक कितने थे? भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? इस दौरान ब्रिटिश सैनिक कितने थे? ब्रिटिश सैनिक कितने थे? ओके, सभी साथी बताएंगे। कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं यहां जो पूछे गए थे। 1857 क्रांति को किसने कहा? न तो पहला, न पहला, न राष्ट्रीय, और और न ही स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। फिर मैं वजह भी बताऊंगा। अभी एक बार शुरू कर रहे हैं चीजों को, वजह भी बताने वाला हूं मैं। अच्छा, किसने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? प्रथम स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आप बताएंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच, के बीच संघर्ष। डिटेल में लेकर चलूंगा स्टोरी के माध्यम से। सभी के आंसर चाहिए, मुझे सभी के आंसर चाहिए। जी, क्या कहना चाहते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पीडीएफ से पढ़ाया करिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। बच्चे देखिए, जहां पीडीएफ की आवश्यकता होगी मैं वहां पीडीएफ यूज करूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, और मैं आपको जो डिटेलिंग करा रहा हूं चीजों की उसमें आप मेरा साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि बच्चे बड़े सभ्य हैं इस बैच में। ओके, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो क्या था भैया? कमल और रोटी, कमल और रोटी। ओके, भारतीय सैनिक कितने थे? 2,50,000
25,000। ब्रिटिश सैनिक कितने थे? मात्र 40,000। इस पूरे संघर्ष में, इस पूरे संघर्ष में, समझे? चलिए आपको लेकर चलता हूं एक मूवी टाइप चीजों में। यहां कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आप जवाब देंगे। जैसे कि न पहला न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। किसने? कि भैया आरसी मजूमदार ने कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने कहा था। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, टी आर होम्स। ठीक है, बस मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप सभी यस और नो में जवाब देना। क्या क्रांति ऐसे ही हो जाती है? क्या क्रांति ऐसी हो जाती है? समझिए मुझे, कोई रिवॉल्यूशन ऐसे ही आप सुबह सोकर उठे, सुबह सोकर उठे और आपके दिमाग में आया कि चलिए आज क्रांति करते हैं? नहीं। सोचिए एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी मोहल्ले से गुजरते हैं, प्लीज दिल पर मत लेना, चाहे मैं इस चीज को अपने ऊपर ले सकता हूं। आप किसी मोहल्ले से गुजरते हैं और बिल्कुल भी आपका मन नहीं है लड़ाई बिठाई का, बिल्कुल आप शांत स्वभाव के हैं, आपका बिल्कुल मन नहीं है। आप जब इस मोहल्ले से निकले तो पहले दिन आपको है ना उल्टा सीधा कहा गया, आपने इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर आप वहां से निकले तो आपको गाली दी गई, ठीक है, आपने उसे भी इग्नोर कर दिया। तीसरे दिन आपके साथ में हाथापाई हुई, आपने उसे भी इग्नोर कर दिया, सोचा कि चल छोड़, ठीक है यार, पागलों के क्या मुंह लगना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो आपको जान से मारने पर ही उतर आए। जब आपको वो जान से मारने पर उतर आए तो उस समय आप कुछ नहीं करेंगे क्या? आप उस समय कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे सर जी मरता क्या नहीं करता। तो इस समय भैया बहुत बुरी हालत हो चुकी है भारतीयों की, बहुत बुरी। इस समय एक आर्थिक कारण, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, तो आर्थिक कारण की बात करते हैं, इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि जब बहुत बढ़िया बढ़िया चार्मिंग कपड़े ब्रिटेन से बनकर आने लगे तो भैया भारतीय जो शिल्प थे, भारतीय उद्योग धंधे थे, उन्हें बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते, सब चमचमाते कपड़े पहनना पसंद करने लगे, मशीन से बने हुए कपड़े पहनना पसंद करने लगे। तो जब आर्थिक कारण की बात आई तो यहां भारतीय उद्योग धंधे, क्या लिखेंगे? भारतीय, भारतीय उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, धंधे बंद या कम हो गए, बंद या कम हो गए। अब जब पैसा नहीं आएगा तो आदमी तो छटपटाएगा, लेकिन सिंपल सी बात क्या है, आपको पता है सामने वाले पावरफुल हैं तो आप कर भी क्या सकते हैं? समझे? आप खुद समझिए, आर्थिक कारण में सबसे मेन कारण क्या था भैया? भारतीय उद्योग धंधे थे, ये खत्म हो चुके हैं, व्यापार नष्ट हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको मिट्टी में मिलाकर रख दिया प्यारे भाई, सब कुछ। ठीक, इसके बाद में प्रशासनिक के कारण पर चलते हैं हम लोग। प्रशासनिक के कारण, इसे इंग्लिश में भी लिख लेना भाई, इंग्लिश वाले भी हो सकते हैं कुछ लोग। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। जी, या ये क्या था? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक रीजन, रीजन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन,
जी। अब ये प्रशासनिक कारण, क्या वजह रही थी इस प्रशासनिक कारण की? घर आपका है, मान के चलिए आपका घर है, आपके पिताजी मुखिया हैं, आपके दादाजी मुखिया हैं, इच्छा आपका घर का कोई मुखिया है व्यक्ति, लेकिन हो क्या कि कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आ जाए और आपके घर में आकर वो फैसले लेने लगे, क्या आप मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानोगे। आप बिल्कुल भी नहीं मानोगे। प्रशासनिक कारण में सबसे पहला रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की बादशाहत को मानने से इंकार कर दिया। सबसे पहला कारण क्या था कि भैया बादशाह मुगल बादशाह की की बादशाहत को मानने से इंकार, मानने से इंकार। ओके। दूसरा कारण जो दस्तक दिया गया था, दस्तक का दुरुपयोग दुरुपयोग आपको पता है, दस्तक परीक्षार ने दिया था, उसका दुरुपयोग करने लगे। ये मतलब उन सब चीजों का इन्होंने मलियामेट कर दिया जहां से भारतीय राजस्व में वृद्धि होती। कलकत्ता की किलेबंदी इन्होंने कर दी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। कलकत्ता जो फोर्ट था, किला था, उसकी किलेबंदी कर दी, चारों तरफ से मोटी मोटी पत्थरों की दीवारें बनवानी शुरू कर दी। समझिए, खून खोलने वाली चीजें बता रहा हूं। ये क्रांति एक दिन की देन नहीं थी। लोग कितने हताश हुए होंगे अंदाजा लगाइए। और यहां मैं आगे थोड़ा सा लेकर चलता हूं प्यारे दोस्त। यहां आगे देखिए, यहां जब मैं आपको धार्मिक कारण लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं भैया? धार्मिक कारण, कारण धार्मिक कारण। रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारण। अब सुनिए, यहां कितना आहत हुए होंगे भारतीय। अब अंदाजा लगाकर देखिए प्यारे भाई कि जो 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी भारत आए। ईसाई मिशनरी मिशनरी का भारत आगमन हुआ। भारत आगमन। अब ये भारत आगमन हुआ है क्या भैया? पहले तो भारत देश की दुर्गति कर रखी है, ऐसी तैसी मार रखी है मुगलों ने, बची कुछ ये। पहले तो ये लोग लगे रहे मुगल बनो, मुगल बनो, मुगल बनो, मोमडन बनो, मुस्लिम बनो। अब ये आते हैं ईसाई मिशनरी आए, इन लोगों ने जेलों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पे, हर जगह कि भैया ईसाई धर्म को अपनाओ, ईसाई धर्म को अपनाओ। खुलकर प्रचार प्रसार चल रहा है जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेज। आप इस चीज को ध्यान से सुनिए, दक्षिण भारत में गोवा में सबसे ज्यादा ईसाई क्यों मिलते हैं? केरल में क्यों मिलते हैं? क्यों भैया? ये तटीय क्षेत्रों में रहते थे उस समय, ऐसा थोड़ी जहाज से थोड़ी आना जाना होता था। तो वहां क्यों सबसे ज्यादा ईसाई मिलते हैं? अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तित किए गए धार्मिक कारण। भाई साहब एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लोगों ने ना होटल्स और क्लब्स के सामने, होटल एंड क्लब्स के सामने क्या लिखवा दिया? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आप अंदाजा लगा के देखिए क्या भावनाएं आहत हुई होंगी। समझे बच्चे, लेकर चल रहा हूं मैं, एक दिन की देन नहीं है। आर्थिक कारण बताया, प्रशासनिक कारण और धार्मिक के कारण इन्होंने गेट पर लिखवा दिया इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या मतलब, दिल पर इनके क्या बीती होगी इन लोगों की। क्या ही तो बताऊं। ठीक, मैं सच बताऊं, गलत मत मानना कि मास्टर ऐसी बात बोल रहा है। मैं होता, सच बात बता रहा हूं, तो गोली मार देता वास्तव में। आपको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं रहा होगा? था एक आदमी। चलिए रूबरू कराता हूं, मिलवाता हूं आपको एक ऐसे शेर से। ठीक है,
मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, अब नेक्स्ट पेज पर ही चलते हैं, इस पर इसे यहां छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण पर चलते हैं। जी देखिएगा, मैंने बताया तत्कालिक कारण में बंगाल कमान में 3 छावनी थी, बैरकपुर, बहरामपुर और दमदम। और यहां से एक स्टोरी सुनिए। हुआ क्या, अंग्रेज बड़े इस चालाक थे, क्योंकि अवध प्रांत से मैक्सिमम लोग आते थे, अच्छे घरों से आते थे। इन्होंने क्या काम किया, ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल्स लॉन्च की। न्यू इनफील्ड, समझे, न्यू इनफील्ड राइफल लॉन्च की। और न्यू इनफील्ड राइफल लॉन्च की इन्होंने खूब सोच समझकर। इन्हें पता था कि जो उसके कारतूस हैं, उन कारतूसों में क्या है, चर्बी का यूज हो रखा है। अंग्रेजों ने यह बात दबाए रखी, और दबाए क्या रखी, ये किसी को पता भी नहीं चलता। अब होता क्या है, एक दिन की बात है, मंगल पांडे साहब बैठे हुए थे। मंगल पांडे साहब बैठे हुए थे, और जैसे सभी ग्रुप में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर क्या होता है, मंगल पांडे जी पानी पीने जाते हैं। और पानी पीने के लिए वो हमेशा है ना अपना ही पात्र यूज करते थे, अपना ही बर्तन यूज करते थे। कहा कि मैं अपना बर्तन ले आऊं। अब ये अंग्रेज कह रहा है कि इससे पी ले, तुझे इससे क्या दिक्कत है। कहने लगा मैं नहीं पीने पीने वाला। पता नहीं किस किस का झूठा, पता नहीं, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। अब अंग्रेज अधिकारी भाई साहब क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि तुम्हें दूसरे का झूठा खाने में शर्म आ रही है, और जबकि रोज तुम गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से लगाते हो। अब इतना सुनते के साथ ही भाई साहब मंगल पांडे का दिमाग खराब। मंगल पांडे का दिमाग खराब है भाई साहब, इस समय बुद्धि खराब, समझिए। अब ये 34वीं इन्फेंट्री का काम था। 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री बोलते हैं भैया जो पैदल सैनिक होते हैं। यहां 34वीं इन्फेंट्री में, अब ये बात मंगल पांडे को पता चली। पांडे मतलब कि ब्राह्मण थे, आप जानते हैं क्या थे भैया, पांडे मतलब कि ब्राह्मण थे। आप खुद बताएंगे, एक बार सभी साथी बताएंगे। जी, एक्चुअल में स्टूडियो है तीसरे फ्लोर पर। अब नीचे है ना, इस समय कोई ना कोई ऐसा है कि बार बार गेट बजा के जा रहा है। ठीक है, चलिए।
अब मंगल पांडे जी, मंगल पांडे, इस व्यक्ति ने 29 मार्च को भैया, 29 मार्च को लेफ्टिनेंट बाग था, लेफ्टिनेंट बाग को क्या मार दी भैया, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी। लेफ्टिनेंट बाग को क्या कर दी भैया, गोली मार दी। अब गोली मारी है, व्यक्ति मरा है और इस चीज का हड़कंप मच गया पूरे भारत में, इस चीज का हड़कंप मचा पूरे भारत में। और भाई साहब इन्होंने आनन फानन में क्या कर दिया, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे जी को फांसी चढ़ा दिया भैया, फांसी। और ये फांसी होते के साथ ही, ये फांसी होते के साथ ही अब पूरे देश में अफरा तफरी मच चुकी है, अफरा तफरी मच चुकी है, 8 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। अब सभी क्रांतिकारी एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां सभी लोग इकट्ठा हो सकें और दिल्ली उसके नजदीक हो। तो इन्होंने एक जगह ढूंढी, कहां, मेरठ में, मेरठ काली पलटन मंदिर, काली पलटन मंदिर, मंदिर। और यहीं से क्रांतिकारी 10 मई 1857 में दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और ये व्यक्ति 12 मई 1857 में बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर वो क्या करते हैं भैया, मुगल बादशाह घोषित करते हैं, बादशाह घोषित करते हैं, बादशाह घोषित करते हैं। क्या करते हैं, हिंदी में बच्चे क्या लिखना है बताइए, जो कहेंगे आप उसे मैं हिंदी में लिख दूंगा। मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम हिंदी से ही हैं, आप खुद बताइए। मैंने कोई चीज ऐसी हो जो नहीं लिखी हो हिंदी में तो आप मुझे बताएंगे, मैं बिल्कुल लिखूंगा। इन्फेंट्री, हाँ बच्चे, एक बार सभी प्यारे दोस्तों से मैं जानना चाहता हूं कि आपको यहां चीजें पता चली, यस और नो। आपसे पूछा जाए कि भैया मंगल पांडे किस छावनी के थे तो आप बताएंगे कि भैया मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे। कहां से, मंगल पांडे किस छावनी से थे। अब पूरे भारत में, अब पूरे भारत में एक क्रांति होनी है, कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए समझ में नहीं जिनके आ रहा है, मैं सच बात बताता हूं, समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो बाद में आते हैं क्लास में और कहते हैं सर जी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो बच्चा पागल है जो शुरू से क्लास में बैठा है, टाइम से आता है, समझे। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे शायद ज्यादा मैच्योर वो बच्चा है जो शायद आर्मी एयरफोर्स की तैयारी करता है, वो बच्चा कहता है सर जी आगे, क्योंकि वो फोकस करके पढ़ता है, ठीक है। देखिएगा 1857 क्रांति में मैंने बताया प्रतीक चिंतक कमल और रोटी, भारतीय सैनिक 2,25,000 थे, ब्रिटिश सैनिक थे 40,000, इन लोगों ने आतंक मचाया। कुछ स्टेटमेंट मैंने बताए थे किसने क्या कहा 1857 क्रांति के बारे में। इसके बाद में मैंने बताया वजह क्या थी, क्रांति ऐसे ही नहीं होती, उसकी एक वजह होती है, आर्थिक कारण बताया, प्रशासनिक कारण बताया, धार्मिक कारण बताया। उसके बाद में मैं आपको लेकर आ गया तत्कालिक कारण। ये
तत्कालीकरण। मैंने बताया था बंगाल कमान में 3 छावनी थी, छावनी को आप बोलते हैं कैंट, ठीक है, बैरकपुर, बहरामपुर, दमदम। होता क्या, दमदम के सैनिकों ने सबसे पहले कारतूस के मुंह को लगाने से इनकार किया था, लेकिन मेन वजह थी यहां मंगल पांडे। अब हुआ क्या, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, एक व्यक्ति था लेफ्टिनेंट बाग, उसे गोली मार दी। अब गोली मार दी तो भैया अफरा तफरी मच गई पूरे भारत में, और फांसी दे दी गई ने 8 अप्रैल को। अब कुछ क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं और अब क्रांति करेंगे। मेरठ में इकट्ठा हुए, मेरठ के काली पलटन मंदिर पर इकट्ठा होते हैं। 10 मई को ये दिल्ली की तरफ चलेंगे, 12 मई पहुंच जाएंगे और बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर देंगे। ठीक है, थ्योरी पूरी लिखिए बेटा, इमला बोलूं क्या। आप पुलिस में जाना जा रहे हैं, एक बात बताऊं, जब आप है ना विवेचना करने जाएंगे, ठीक है, यदि आपको किसी को बयान लेने पड़ेंगे ना, तो मैं सच बताता हूं, जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूं ना, इतनी स्पीड से आपको लिखना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो नौकरी कोई और ले जाएगा, मैं सच बात बता रहा हूं, होमगार्ड से के बाद में कुछ बचेगा भी नहीं। और मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, आप एक कंफर्ट जोन में पड़े हैं, और ये तरीका बेस्ट तरीका है। ऐसे नोट्स बनाओगे, 50 जोर मार के 50 पेज में पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। थ्योरी लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, एंड में रिवीजन कैसे करोगे? हैं? थ्योरी पूरा लिखिए, मैं पूरा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गया कि आपको ना लिखने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, चलिए पूरे भारत में देखते हैं कौन कौन कहां से चीजें करा था। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त लखनऊ से बताएंगे, लखनऊ से, लखनऊ, लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। लखनऊ के बाद में कानपुर से बताएंगे, कानपुर से। हरियाणा से कौन थे? हरियाणा, हरियाणा। इसके बाद मथुरा से कौन थे? मथुरा, जो पता है लिखते जाइएगा। झांसी से, इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद। बरेली से कौन थे? बरेली। ओके, कानपुर हो गया है, इलाहाबाद हो गया, हरियाणा हो गया। बिहार से कौन था? असम से कौन था? असम से कौन था? जम्मू कश्मीर से कौन था? ये लीडर थे हर जगह के। अच्छा, मेरठ बागपत के आसपास से कौन है जो, एक बार बताएंगे? फिर मैं आपको इतिहास बताऊंगा, पांचली का, बागपत का, बड़ौद का। नहीं, कांस्टेबल के लिए अलग नहीं, ये सब चीजें आ जाएंगी। जी, कौन कौन कहां से था देखिएगा। यदि मैं बात करता हूं लखनऊ से, लखनऊ से बेगम हजरत महल, क्या बताएंगे? बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। ओके, कानपुर से नाना साहेब, साहेब, और तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। हरियाणा से राव तुलाराम थे, राव तुलाराम। मथुरा से देवी सिंह, देवी सिंह, सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई। ओके, इलाहाबाद से लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। ओके, बरेली से खान बहादुर खां, खां।
ओके। बिहार से कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह थे। ओके। इसी प्रकार असम से मनीराम थे, मनीराम। जम्मू कश्मीर से आप में से कोई एक भी बता दे कि जम्मू कश्मीर से कौन थे। जम्मू कश्मीर। पारुल मैम क्यों नहीं पढ़ाती हैं? उनको आपने तंग कर दिया था, इस वजह से नहीं पढ़ाती। आप परेशान करते थे उन्हें, ठीक है, तो इस वजह से नहीं पढ़ाती वो। शाबाश। एक बार जानना चाहता हूं भाई, कोई भी एक साथी बता दे। ठीक है। एक कोई कहता है सर जी इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो, कोई कहता है सर जी डिटेल में कराओ, कोई कहता है पीडीएफ से पढ़ाओ, कोई कहता है पीडीएफ से मत पढ़ाओ, कोई कहता है पढ़ाओ ही मत क्योंकि हम तो बहुत बड़े राजा आदमी हैं। बहुत अच्छे। महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। और बताओ, और कुछ? जी। आप लोग प्यारे इतने हो। हाँ। चलिए, ये जिंदगी है। एक कहानी छोटी सी सुना रहा हूं, फिर क्लास ओवर करूंगा। एक बार पिता और पुत्र जा रहे थे एक घोड़े के साथ में, घोड़े के साथ में जा रहे थे। तो पहले तो ये लोग पैदल चल रहे थे, तो जैसे ही गांव से गुजरे तो कहा कि कितने पागल लोग हैं, घोड़ा साथ ले रखा और ये पैदल चल रहे हैं। तो बेटे को लगा कि मेरे पिता की उम्र हो चुकी है तो मैं पिता को घोड़े पर बैठा देता हूं। तो वो चलने लगे, अगले गांव में पहुंचे। पहुंचने के बावजूद कहा कि कैसा स्वार्थी बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और पिता घोड़े पर बैठा है। पिता को लगा कि यार हाँ सही है, उन्होंने किसे बैठा दिया, बेटे को बैठा दिया। अगले गांव पहुंचे कि कितना दुष्ट बालक है, पिता पैदल चल रहा है, ये घोड़े पर बैठा हुआ है। अब इस बार दोनों ने ना घोड़ा ही अपने कंधे पर रख लिया। दुनिया है मेरे भाई, दुनिया है, आपको जीने देगी ही नहीं, समझे? और सबके चक्कर में रहे तो किसी भी चक्कर के नहीं रहोगे। जिंदगी में क्या करना है उससे जरूरी है कि क्या नहीं करना है। ऐसे ही परीक्षा में सफल होना है तो क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे, मैं बहुत अच्छे तरीके से जिस लेवल को मेंटेन करना चाहिए मैं उस लेवल के मेंटेन करके चलूंगा। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। क्यों? मैं आपको वजह बता देता हूं, मैं आपकी बात क्यों बहुत बार इग्नोर करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि आपको सब कुछ पता होता तो शायद आज आपका सिलेक्शन हो चुका होता। कोई कमी रह गई होगी, और कमी ऐसी होती है कि मेरे कुछ तरीके हैं उन्हें आप एक्सेप्ट शायद ना कर पाओ, लेकिन मैं आपको ऊपर कोई भी चीज थोपना नहीं चाहूंगा, समझे? बहुत अच्छे तरीके से कुछ लाइन मुझे याद आ गई, सुनिएगा और इसका अर्थ समझिएगा मैंने क्या कहा है। कि किसी ने हमारी आंखों में धूल क्या झोंकी, कि किसी ने हमारी आंखों में धूल क्या झोंकी, हमें और भी साफ नजर आने लगा। समझे? जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना तब तक तो आपके अपने भी कहेंगे बेटा कामयाब हो जाए। जिस दिन कामयाब हो गए ना, सबसे ज्यादा मिर्च उन लोगों को ही लगेगी और धुएं पता नहीं कहां कहां से निकलेंगे।
तो दुनिया के लिए मत लड़ो, सिर्फ अपने लिए। और रही बात कमियां निकालने की, कमियां निकालते निकालते ये जीवन कम पड़ जाएगा। जो मिला है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि बुरा देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जितने भी साथी सिलेक्टेड हुए हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, आप जानते हैं, आपका दिल जानता है। जिन्हें सिलेक्शन लेना है वो तो कमेंट ही नहीं करता। ध्यान से सुनना, जिसे सिलेक्शन लेना है वो कमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मैं शांति से बैठकर पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क। आप लोग बताइएगा कि भैया मैंने सारे लिखवा दिए, मैंने दिल्ली नहीं लिखवाया। तो दिल्ली से कौन लड़ा था? दिल्ली से कौन लड़ा था? और आपको एक क्वेश्चन और बताना है। 1857 की क्रांति के समय, ठीक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये पूछा हुआ प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये दो प्रश्न है, मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए। हमारी क्लास सैटरडे संडे नहीं होती है एप्लीकेशन पर, अब हम सोमवार में मिल रहे होंगे, और नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं नहीं, यूपीएससी तक भी इन्हें फॉलो करती है। जो मेरा तरीका होता है ना पढ़ाने का, ध्यान से सुनिएगा, ये तरीका आप कभी नहीं भूलोगे। क्यों? मैं बता देता हूं क्यों। साइंटिफिक रिवीजन समझिए। हमारी आंखें पिक्चर के रूप में चीजें याद रखती हैं। आप जितने मैप यूज करोगे, जितने पैराग्राफ यूज करोगे, ठीक है, और जितने डायग्राम यूज करोगे, उतनी ही आसानी से चीजें आपकी तैयार होती हैं। ठीक है, ओके बबीता जी, आपकी बात मान ली गई है। ठीक है, समझे? ये क्लास ओवर है आज। ठीक है, ये होमवर्क है, बताना आप मुझे। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और मिलते हैं हम लोग सोमवार में। भाई मैं बागपत से हूँ। बागपत में एक गांव पड़ता है पूरा महादेव मंदिर के पास में, बालेनी, बालेनी गांव से हूँ। ठीक है, हाँ, हरियाणा से टच है। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। भगवान थोड़ी हूँ सबको, सबके और सबको पसंद आऊंगा। और जो सबके होते हैं वो इस दुनिया में किसी के नहीं होते। ओके पवन जी, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई समस्या? हम्म। सर, आप मुगल काल फिर से पढ़ा देना। अरे भाई सर, मैम ने पढ़ाया है ना सारा कुछ, मैं क्यों पढ़ाऊं दोबारा? जी। मुझे लगता है कि आपकी कोई समस्या नहीं, कोई आपका डाउट नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में तैयार होकर आना, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जी अंजलि जी। हम्म। एक बच्चा कह रहा है सर जी पढ़ते हुए नींद आती है, सो जाया करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है पढ़ते हुए। जब पढ़ते हुए नींद आती है तो उस समय सो जाया करो, और जब नींद आए तब पढ़ लिया करो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं हम लोग सोमवार में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मुझे।